बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स वाला जो चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा उसका टेस्ट डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग को ये टेस्ट भेजा गया था, आप लोगों ने ट्राई किया होगा कि उसको किस तरह सॉल्व करना है। तो आप लोगों ने जो आंसर लाए हैं उसको आज इसके साथ मैच कर लें। तो देखिए, कहता है कि अ रियल गैस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू एन आइडियल गैस। रियल गैस को हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं आइडियल के साथ, गैस के साथ। कब? लो डेंसिटी, हाई प्रेशर, हाई डेंसिटी, लो टेम्परेचर। तो देखिए, इसका सादा सा आंसर है लो डेंसिटी। लो डेंसिटी, हाई प्रेशर पे भी नहीं हो सकता, हाई डेंसिटी पे भी नहीं हो सकता, लो टेम्परेचर पे भी नहीं हो सकता। तो लो डेंसिटी इसका आंसर है। तो दूसरा क्वेश्चन है, कहता है थर्मोफ्लास्क कंटेनिंग मिल्क इज शेकन विगरसली, टेम्परेचर ऑफ मिल्क राइज ड्यू टू द प्रोसेस कॉल्ड। थर्मोफ्लास्क है, उसको हम लोगों ने बहुत तेजी से इस तरह हिलाया है, उसके अंदर मिल्क मौजूद है। तो कहता है ये कौन सा प्रोसेस है। तो देखिए, थर्मोप्लास्ट जो है ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस है, क्योंकि उसमें याद रख ले हीट एनर्जी बाहर नहीं निकल सकती, मास बाहर नहीं निकल सकता, ना अंदर आ सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। क्या होगा? एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। तो देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसा ऐसा प्रोसेस है जिसमें ना हीट एनर्जी एंटर हो सकती है ना बाहर जा सकती है, ना मास एंटर हो सकता है ना बाहर जा सकता है। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहता है considering your metabolism as a system in Ramadan during fasting, it is a process। तो कहता है रमजान में हम लोग फास्टिंग करते हैं, तो इस ये कौन सा प्रोसेस है। तो देखिए, इसको आप तकरीबन कह सकते हो कि ये भी एडियाबेटिक प्रोसेस है। मास तो हम लोग एंटर ही नहीं करते बॉडी के अंदर, लेकिन हीट एनर्जी का थोड़ा सा एक्सचेंज होता है। अगर आप उसको इग्नोर कर ले तो उसको आप तकरीबन ये कह सकते हो कि ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस है। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस केप्ट इन अ रिजिड कंटेनर व्हेन क्यू एनर्जी इज गिवन टू इट। तो देखिए, फर्स्ट कर कहता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताओ एक उसकी गैस कंटेनर की, जब हम लोगों ने उसको क्यू एनर्जी सप्लाई की। ठीक है, तो याद रख ले इस केस में जो जितनी हाफ हीट एनर्जी देंगे वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी इस केस में। ठीक है, क्योंकि याद रख ले रिजिड कंटेनर है, फिक्स्ड है, तो जितनी हीट एनर्जी दोगे वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीजेस फ्रॉम 5 टू 20 मीटर क्यूब अंडर कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 पास्कल। वर्क डन बाय द गैस इज। कहते हैं वर्क डन बाय द गैस मालूम करें। तो देखिए, कहते हैं आइडियल गैस है, उसका वॉल्यूम हम लोगों ने बढ़ा दिया 5 से 20 कर। तो V1 था 5 मीटर क्यूब, V2 हो गया 20 मीटर क्यूब, और ये जो प्रेशर था, प्रेशर कितना है? P, ये है 6 ज़रबे 10 ताकत 5 पास्कल। तो कहते हैं आप वर्क बताएं। क्या बताएं? वर्क बताएं। अभी वर्क को किस तरह कैलकुलेट करेंगे? देखिए, आप लोगों ने पढ़ा है कि वर्क इज इक्वल टू P डेल्टा V। प्रेशर कांस्टेंट है, तो अभी हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू P V2 माइनस V1। P V2 माइनस V1। तो अगर मैं वैल्यूज दर्ज कर लूं तो W इज इक्वल टू P है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5, और V2 है 20 माइनस 5 जूल। सही। तो अभी आ जाते इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास W आ जाएगा 20 माइनस 5 जो है वो आ जाएगा 15 आ जाएगा। 15 को 6 से ज़रब देंगे और इसको हल कर ले, तो ये आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9 ज़रबे 10 की ताकत 6 जूल। 9 ज़रबे 10 की ताकत 6 जूल। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है।
तो इसका आंसर ये आ गया 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 जॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है अ प्रोसेस विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स एन इंक्रीज इन एंट्रोपी। तो कहता है कि कौन सा प्रोसेस जो है वो इंक्रीज इन कौन सा प्रोसेस है जिसमें एंट्रोपी इंक्रीज होती है। एंट्रोपी क्या होती है? इंक्रीज। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है कि विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स एन इंक्रीज इन एंट्रोपी। तो देखिए क्रिस्टलाइजेशन है, सब्लिमेशन है, फ्रीजिंग है, कंडेंसेशन है। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन है वो सब्लिमेशन है, क्योंकि सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस जो है वो डायरेक्टली जो है सॉलिड स्टेट से जो है उसमें गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट से गुजरता नहीं है। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि सॉलिड स्टेट में जो है वो एंट्रोपी कम होती है, लेकिन गैस स्टेट में एंट्रोपी ज्यादा होती है। तो ये जो है सब्लिमेशन जो है इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। कहता है a Carnot engine working between 300K and 400 600K as work output 80 800 joules per cycle. Heat supplied is तो चले आ जाते हैं, इसको देखते हैं। अच्छा यार यहाँ पे याद रख ले, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो जाए इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को मैं हल कर लेता हूँ, इस वाले को। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा है कि W इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 15 और ये आ जाएगा 10 की ताकत 5, और इसको अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 90 ज़रबे 10 की ताकत 5 जॉल। लेकिन अगर आशारिया को आप अगर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6। चलिए अभी क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए कहता है अ कार्नाट इंजन वर्किंग बिटवीन 300K एंड 600K। इसका मतलब ये है कि T1 जो है वो 600K है, और T2 जो है वो 300K है, केल्विन है। कहता है इसका जो आउटपुट है वो मेरे पास 800 है। तो आउटपुट जो है वर्क डन है और वो 800 जूल है। कहता है हीट सप्लाई बताओ। तो Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी देखिए आप लोगों ने कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी का फार्मूला पढ़ा था। तो एफिशिएंसी में आप लोगों ने पढ़ा था कि 1 माइनस T2 अपॉन T1, 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो चलो वैल्यूज दर्ज कर लेते हैं। तो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 600। तो ये एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5, इसका मतलब है एफिशिएंसी इज इक्वल टू 0.5। सही। तो ये एक डेफिनेशन एफिशिएंसी की हम लोगों ने यूज की। अभी दूसरी डेफिनेशन यूज करेंगे। तो एफिशिएंसी आप लोगों ने पढ़ा था कि W अपॉन क्यू के बराबर है। किसके बराबर है? W अपॉन क्यू के। तो यहाँ पे मैं एफिशिएंसी की वैल्यू दर्ज करूंगा, और वर्क है 800 डिवाइडेड बाय क्यू। तो अभी देखिए इसको मैं आसानी से क्यू के लिए सॉल्व कर सकता हूँ। तो क्यू इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाय 0.5, और यह आ जाएगा 1600 जूल। कितना गया? 1600 जूल। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है? 1600। अभी क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। कहता है a Carnot engine working between 0 degree centigrade to 200 degree centigrade has efficiency eta 1. Then same engine works between 0 degree centigrade to minus
200 डिग्री सेंटीग्रेड हैज एफिशिएंसी ईटा 2, द रेशियो ऑफ इट्स एफिशिएंसीज इज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कार्नोट इंजन को 2 मरतबा मुख्तलिफ टेम्परेचर पे ऑपरेट करवाया गया है और कहते हैं उनकी एफिशिएंसीज का रेशियो बताओ। क्या बताओ? रेशियो बताओ। तो देखिए ईटा 1 में लिख लेता हूँ। तो ईटा 1 किसके बराबर होगा? 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो इसका मतलब है, इसको मैं कह सकता हूँ, पहले जो था इसका जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर था उसका टेम्परेचर क्या था? 200। और जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर है उसका टेम्परेचर था 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 - 0, लेकिन उसमें 273 ऐड करना है। क्या ऐड करना है? 273, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड में दिए गए, केल्विन में चेंज करना है, डिवाइडेड बाय, और ये आ जाएगा 200। यहाँ पे टेम्परेचर कितना दिया गया है? 200 प्लस 273। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 - 273 डिवाइडेड बाय 400। और आप इसको कैलकुलेटर से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 273 को 400 से डिवाइड करें और जो आंसर आएगा उसको 1 में से माइनस कर दें, तो ये आ जाएगा 0.423। 0.423। तो ये इफिशियंसी उस वक्त है जब कार्नाट इंजन इन दो टेम्परेचर के दरमियान में ऑपरेट कर रहा था। अभी हम लोगों ने टेम्परेचर चेंज कर दिया, इफिशियंसी भी चेंज हो गई। तो आ जाते हैं ईटा 2 मालूम करते हैं। तो 1 माइनस T2 अपॉन T1। लेकिन अभी याद रख ले, 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है -200 से ज्यादा है। इसका मतलब है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का जो टेम्परेचर होगा वो 0 होगा और लो का जो है वो 200 होगा। तो ईटा 2 इज इक्वल टू 1 माइनस, तो ये मेरे पास आ जाएगा -200, और चूंकि केल्विन में तब्दील करना है तो 273 उसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 0 प्लस 273। 0 प्लस 273। तो देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा 1 माइनस 73 डिवाइडेड बाय 273। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा ईटा 2 इज इक्वल टू 0.733। 0.733। अब याद रख ले, वो कहता है कि इनके रेशोज का जो जो इफिशियंसीज है उनका रेशो आप बताएं। तो इसका मतलब मैं मालूम करना चाह रहा हूँ ईटा 1 अपॉन ईटा 2। तो ईटा 1 मेरे पास कितना था? 0.423। और ईटा 2 कितना है? 0.733। तो आप कैलकुलेटर से इन दोनों को डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू आएगी 0.577। 0.577। तो ये इनकी एफिशिएंसीज का क्या आ गया? रेशो आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कहता है कि द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स एट रूम टेम्परेचर इज 5। जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है रेफ्रिजरेटर का रूम टेम्परेचर पे वो 5 है। कहता है टेम्परेचर ऑफ इनसाइड ऑफ रेफ्रिजरेटर वो आप बताएं। तो देखिए यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, मैं लिख लेता हूँ कि सीपी हम लोगों ने पढ़ा था कूलिंग के लिए, ये हमारे पास था
T2 अपॉन T1 माइनस T2, T2 अपॉन T1 माइनस T2। अब याद रख ले कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दिया हुआ 5 है, तो इसकी जगह मैंने क्या दर्ज कर दिया 5। T2 हम लोगों ने मालूम करना है, जबकि T1 वो कह रहा है रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर 300 केल्विन है, माइनस T2 माइनस T2। ठीक है, जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो 5 है, और वो कह रहा है कि रूम टेम्परेचर पे हम लोगों ने इसको रखा हुआ है, फ्रिज पे, फ्रिज को रखा हुआ है, तो जो फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर चाहिए वो हम लोगों ने मालूम करना है, तो उसके लिए हम लोग T2 वो इस्तेमाल करेंगे। तो आ जाते इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं किस तरह सॉल्व करूंगा, ये जो क्वांटिटी है ये डिवाइड हो रही है, उससे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 5 300 माइनस T2 इज इक्वल टू T2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1500 माइनस 5T2 बराबर है T2, बराबर है T2। अभी T2 के लिए मैंने सॉल्व करना है, तो ये 5T2 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1500 बराबर है T2 प्लस 5T2, और ये हो जाएगा 6T2। तो इसका मतलब है T2 क्या हो जाएगा 1500 डिवाइडेड बाय 6, और ये आ जाएगा 250 केल्विन। क्या जाएगा 250 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि if the temperature of a heat source is double then the efficiency increased by, कहता है अगर हम लोग हीट सोर्स का टेम्परेचर डबल कर दे तो एफिशिएंसी कितनी बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी। तो इसके लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, मैं ये जगह क्लियर कर लेता हूं। चलो एक मतलब सवाल को दोबारा पढ़ लेते हैं। देखिए कहता है कि if the temperature of a heat source is doubled then before the efficiency increased by, तो देखिए यहाँ पे मैं दो इफिशियंसीज की बात करूंगा। एक इफिशियंसी उस वक्त जब टेम्परेचर डबल नहीं हुआ था, और दूसरी इफिशियंसी जब टेम्परेचर को डबल कर दिया। ये दोनों इफिशियंसीज में मालूम करूंगा, उनका रेशो ले लूंगा। तो याद रख ले पहले जो इफिशियंसी थी वो फर्ज करें ईटा 1 है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस T2 अपॉन T1, 1 माइनस T2 अपॉन T1। लेकिन जब हम लोगों ने सोर्स का टेम्परेचर डबल कर दिया तो 1 माइनस T2 अपॉन 2T1, 1 माइनस T2 अपॉन 2T1, क्योंकि याद रख ले वो कह रहा है कि हीट सोर्स का टेम्परेचर हम लोगों ने डबल कर दिया, सिंक का चेंज नहीं किया है। तो आ जाते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो मैं कहूंगा कि ईटा 2 डिवाइडेड बाई ईटा 1। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड किया तो राइट साइड को राइट साइड से, मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस T2 अपॉन 2T1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा ईटा 2 अपॉन ईटा 1 इज इक्वल टू, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2T1, ऊपर एलसीएम ले लेंगे, माइनस T2 डिवाइडेड बाय 2T1 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। सही, और देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये 2 नीचे इसके साथ आ जाएगा डिनोमिनेटर के साथ। तो मैं कह सकता हूं कि ईटा 2 डिवाइडेड बाय ईटा 1 इज इक्वल टू 2T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय 2
T1 माइनस T2, 2T1 माइनस T2। अभी देखिए यहाँ पर उन्होंने एक काम किया है कि उन्होंने इस आंसर को लाने के लिए जो ये बुक वाले लाए हैं, उन्होंने इसके लिए अज्यूम किया है कि एक खास टेम्परेचर लिया है T1 और T2। तो यहाँ पे उन्होंने अज्यूम ये किया है कि लेट किया है, T1 को लिया हुआ है 200 के और T2 को लिया हुआ है 100 के। अगर आप ये पोजीशन करेंगे तो आपको ये डिजायर रिजल्ट आएगा, जो कि मेरे ख्याल में सही नहीं है। इस तरह कोई फर्जी वैल्यूज नहीं लेनी चाहिए, जनरल बात करनी चाहिए यहाँ पर। बार उन्होंने ये सपोजिशन करनी है तो कर लेते हैं, और अभी वैल्यूज दर्ज कर लेते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा eta2 डिवाइडेड बाय eta1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 200 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 2, 200 माइनस 100। तो देखिए अगर आप सॉल्व कर ले तो ये 400 माइनस 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय, और 100 माइनस 200 माइनस 100 100 आ जाएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बटे में ही, तो ये 200 आ जाएगा। तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर 1.5 आएगा। अब याद रख ले, यहाँ पे अगर आप कोई और टेम्परेचर अज्यूम कर ले, T1 को फर्ज करे आप ले ले, T1 को आप ले ले 2, T1 को ले ले 300 और T2 को ले ले 200, तो ये आंसर नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या था? 1.5। तो 1.5। अभी क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। कहते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं। No heat transfer to the environment, neither heat or any mass are transferred to the environment. No dissipated energy and heat are transformed to the environment. No mass transfer to the environment. तो देखिए ये जो है हम लोगों ने पढ़ा था कि थर्मोडायनेमिक्स जो है एक आइसोलेटेड सिस्टम को डील करता है, और इसमें ना हीट जो है ट्रांसफर होती है एनवायरनमेंट में, ना मास ट्रांसफर होता है। इसका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। कहता है कि इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर दे कैन नॉट। कहते हैं दो ऑब्जेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उनमें क्या नहीं हो सकता? बी मूविंग, बी अंडरगोइंग एन इलास्टिक कोलिजन, हैविंग डिफरेंट प्रेशर, बी एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर है बी एट डिफरेंट टेम्परेचर। जब दो ऑब्जेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं तो उनका टेम्परेचर मुख्तलिफ नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द फिगर। ये फिगर दिया गया है, कहते हैं इंटरनल एनर्जी मालूम करें। लेकिन याद रखिए यहाँ पे उसने लिखा हुआ है टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। और आप लोगों ने पढ़ा है कि इंटरनल एनर्जी सिर्फ उस वक्त चेंज होती है जब टेम्परेचर चेंज होता है। जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होगी? तो इसका आंसर क्या होगा? 0। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कहते हैं द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ सिमिलर टू काइनेटिक एनर्जी, वेव एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सोलर एनर्जी। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करती, इसी तरह जो है इंटरनल एनर्जी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। तो इसका आंसर है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसी तरह लोगों ने पढ़ा था कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है वो इक्वल है आर डिवाइडेड बाय एन ए के। और नेक्स्ट है, कहता है कि द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी थी,
इसकी वैल्यू ये है। सही। अभी क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। कहता है कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन ओनली वॉल्यूम, ओनली टेम्परेचर, ओनली प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे उन्होंने गलती की है, ये फिर लिखना चाहिए ओनली टेम्परेचर, ओनली टेम्परेचर। तो देखिए इसका ऑप्शन बी है, इंटरनल एनर्जी जो है वो जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 19 पे कि इफ द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन अ क्यूबिक वेसल इज इंक्रीज्ड फ्रॉम n to 3n देन द प्रेशर एंड टोटल एनर्जी विल बिकम। तो देखिए हम लोगों ने वॉल्यूम को बढ़ा दिया, n से 3n कर दिया, तो लाजिमी बात है कि प्रेशर भी क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स बढ़ेगा। कितने टाइम्स बढ़ेगा, 3 टाइम्स बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो टोटल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी और प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि हर मॉलिक्यूल जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करने में कंट्रीब्यूशन अपना कंट्रीब्यूट करेगा, तो इसलिए बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर उस पे आ जाते हैं 20 पे। कहता है टू स्फेयर्स ऑफ सेम साइज आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है, सेम मटेरियल, बट वन इज हॉलो एंड द अदर इज सॉलिड, they are heated to the same temperature then। कहते हैं दो वो है स्फेयर्स है, एक हॉलो है और एक सॉलिड है, लेकिन दोनों सेम मटेरियल से बने हुए हैं और दोनों का टेम्परेचर हम लोगों ने बढ़ा दिया, तो क्या होगा, both sphere will expand equally, the hollow sphere will expand more than the solid one, the solid sphere will expand more than the hollow one, no conclusion can be drawn about their relative expansion unless the nature of the material is known। तो देखिए इसका आंसर ये है कि जो एक्सपेंशन होती है, थर्मल एक्सपेंशन, वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, टाइप ऑफ मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल या मतलब उसके नेचर पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर के चेंज पे डिपेंड करती है। तो चूंकि वो कहते हैं सेम मटेरियल के बने हुए हैं और नेचर उनका सेम है, एक्सपेंशन इक्वल होगी। कहता है एक्सपेंशन ड्यूरिंग हीटिंग occur at the same rate for all material, occur at different rates for different material, increase the weight of the material, increase the density of the material। तो देखिए तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर भी occur at different rate for different material। एक्सपेंशन जो है तमाम मटेरियल की एक जैसी नहीं होती, वो डिफरेंट मटेरियल के लिए क्या होती है, डिफरेंट होती है।